Okay, so today we have to see the Hess law. Okay, Hess law of constant heat summation. So very important law और उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी काफी पूछे जाते हैं. So डिस्कस करते हैं. क्या बोल रहे हैं सबसे पहले कि सपोज हमारे पास से एकदम सिंपल पहले मैं बता देता हूँ, देन वी आर गोइंग टू सी इन द बुक. सो से हैज लॉ बोल रहा है कि कोई हमारे पास सपोज ए है, दैट इज द रिएक्टेंट, उसमें से हमारा क्या बनने वाला है, बी, दैट इज द प्रोडक्ट. तो हमें चाहिए क्या कि ये प्रोसेस में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है, दैट वी वांट टू नो. ओके, यही हमें पता करना है कि रिएक्टेंट ए में से रिएक्टेंट बी, प्रोडक्ट बी बना, तो ये प्रोसेस के टाइम पर कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, दैट वी वांट टू नो. सपोज इसका होगा से एच आर, एंथैल्पी ऑफ से रिएक्टेंट, और इसकी होगी से एंथैल्पी ऑफ से प्रोडक्ट. ओके, सो बेसिकली हमें डेल्टा एच मिल जाएगा एच पी माइनस एच आर. ओके, दैट इज द सिंपल थिंग, यही हमें मिल जाएगा. लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमें स्टेट फंक्शन एंड पाथ, स्टेट फंक्शन और से पॉइंट फंक्शन एज वेल एज द पाथ फंक्शन, वो फंडा यूज करना है. सो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज ली है, जिसमें कई प्रॉपर्टीज आर, some properties are state function and some property are the path function. That means कि जो प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन हो, that will not depend on the path followed, और जो प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन हो, सो फिर कौन सा पाथ तुम फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है. तो जैसे कि हमने देखा था कि से एंथैल्पी की अगर बात करें, सो एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. एंथैल्पी हमारी क्या है, स्टेट फंक्शन है और से पॉइंट फंक्शन है. स्टेट और से पॉइंट फंक्शन. एंथैल्पी हमारी स्टेट और पॉइंट फंक्शन है. व्हाट डज दैट मीन कि एंथैल्पी चेंज तुम कौन से रास्ते से, कौन सा वे अपना के, कौन सी मेथडोलॉजी अपना के तुम वो रिजल्ट पे आ रहे हो, does not have any importance. Okay, मतलब डायरेक्टली हमें देखना क्या है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कौन, एंथैल्पी, क्योंकि हम अभी एंथैल्पी की बात कर रहे हैं. ओके, सो एंथैल्पी क्या है, हमारा पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है. ओके, सो पाथ फंक्शन नहीं है और पॉइंट फंक्शन है. तो सपोज मैं ऐसा कर रहा हूं कि ए में से मैंने, सपोज ये हमको एक कंटेनर लिया है ऐसा बड़ा, सो ए में से हम बना देते हैं से यहाँ पे सी बनाया, सो यहाँ पे आ गया से डेल्टा एच लिया था, से एच, यहाँ पे डेल्टा एच वन, से सी में से हमने बना दिया फिर क्या, से डी बना दिया, तो यहाँ पर भी कोई डेल्टा एच होगा, तो से डेल्टा एच टू. देन देखो तुम्हें समझ में आए, इसलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, फिर बुक का तो देखने ही वाले. डायरेक्टली बुक का अगर तुम पढ़ोगे, मे बी यू विल नॉट, मे बी समझ में ना आए. ओके, सो इसीलिए थोड़ा इजी करके बता रहा हूँ कि ए में से सी गए तो थोड़ा एंथैल्पी चेंज होगा, देन सी में से डी गए तब भी थोड़ा एंथैल्पी चेंज होगा, जैसे यहाँ हो रहा है वैसे यहाँ भी होगा. देन से डी में से हम चले गए से ई प्रोसेस पर. ओके, तो इसके लिए भी से डेल्टा एच थ्री, ये हमारा कोई एंथैल्पी चेंज है. एंड देन ई में से चले गए हम से एफ पर, यहाँ पर भी हमारा कोई डेल्टा एंथैल्पी चेंज है से डेल्टा एच फोर. एंड उसके बाद हम जा रहे हैं कहाँ पर, से बी पर, सो दैट विल हैव से डेल्टा एच फाइव. ओके, सो अगेन यहाँ पर देखो, हम अगर डेल्टा एच की बात करें तो हमें क्या चाहिए कि भाई बी पॉइंट पे एंथैल्पी कितनी है, ए पॉइंट पे एंथैल्पी कितनी है, दैट्स इट. अब तुम ए से बी डायरेक्ट चले गए, हाईवे से चले गए, या फिर ए से बी तुम ऐसे थोड़े स्ट्रीट में और लेन में होते होते गली गली में होके तुम बी पॉइंट पे पहुंचे, कोई भी वे में तुम्हारा लोकेशन ये है 1 और ये लोकेशन 2, 1 से 2 तुम डायरेक्ट पहुंच गए, या 1 से 2 तुम कहीं जाते जाते बीच बीच में होते होते फिर पहुंचे, डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस. हमें क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलरली इन दिस केस, क्यों, क्योंकि एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन, सो दैट इट इज अ पॉइंट फंक्शन, नॉट पाथ फंक्शन. चालू इसका. ओके, सो एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, तो डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड. सो यहां पर ये पाथ हमने फॉलो किया, वहां पर से जो डेल्टा एच मिलेगा
सेम डेल्टा एच हमें यहां से भी मिल सकता है। सो इफ वी आर, देखो क्या बोल रहा है, वो ही उसका नेम ही बता दे रहा है, एक्सप्लेन कर दे रहा है, हैज का लॉ है। ओके, हैज ने दिया है, हैज का लॉ है किस चीज का, कांस्टेंट हीट समेशन, मतलब कि ये जो हीट हम देंगे, लेंगे, एक्सचेंज होंगे और जो एंथैल्पी चेंज हमें मिलेगा, तो हम ये समेशन करके भी यहां जा सकते हैं। मतलब कि इफ वी आर डूइंग डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5, उसकी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी सेम एज डायरेक्टली डेल्टा H, क्योंकि A से B तुम डायरेक्ट गए तब जो डेल्टा H होगा, सपोज यहां पे डेल्टा H हो गया से 2000 ओके किलो जूल पर मोल, ऐसे कुछ हो गया ओके डेल्टा H। अब यहां पर तुम जा रहे हो तो कहीं पे ये डेल्टा H आ रहा है 200, कहीं पर ये डेल्टा H आ रहा है 250, कहीं पर ये आ रहा है से 100, कहीं पर आ रहा है से 600, व्हाटएवर, यहाँ पे कुछ और आएगा ओके। सो वो मिला के डेल्टा H और यहाँ पर डेल्टा H5 मतलब दिस इज दिस। सो सम ऑफ ये भी कितना हो जाएगा, अगर सबका सम करोगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 2000 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि it is a state function, okay, it is a point function, does not depend on the path followed, okay, so that is the Hayes law। समझ में आ गया सिंपल वे में कहना क्या चाह रहे हैं, वही स्टेट फंक्शन की ही बात है। लेकिन अब हैज ने तो फिर स्टेट फंक्शन जब हमने पढ़ लिया, वहां से फिर यहाँ वापस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वे में बता रहे हैं। पहले हम जो स्टेट फंक्शन देखा था उसमें हमने क्या देखा कि सपोज तुम यहाँ ए पर हो और तुम ऐसे बी पर गए ओके, एंड देन ये रास्ता फॉलो किया एंड देन बी पर गए, और देन ये रास्ता फॉलो किया एंड देन बी पर गए। सो दैट मीन्स कि तुम जो पाथ फॉलोड कर रहे हो, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, सो डेल्टा एच की वैल्यू ये 1, 2, 3 पे डिपेंडेंट नहीं है, वो तो फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट पर ही डिपेंडेंट है ओके। इतना ही देखा था हमने। लेकिन हैज ने बोला कि बीच में तुम बहुत सारी जगह पे जाके आओ, वहां पर भी कोई डेल्टा एच मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, सबका सम कर दो। यहां पर तो सम करने की बात ही नहीं है, क्योंकि तुम यहां से जाओगे ओके, यहां से गए और यहां से गए, मतलब कि जो हमने स्टेट फंक्शन के टाइम पे एग्जांपल देखे थे वो एग्जांपल क्या, कि सपोज हमने यहां पर, तब नहीं थे शायद तुम लोग, सो से वाटर ले लिया है और इसका टेम्परेचर है से 80 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर था से 30 डिग्री सेल्सियस। सो 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर पहुंचाने के लिए सपोज पहले मैंने गैस स्टोव से गर्म कर दिया नीचे, मतलब ब्यूटेन गैस और नेचुरल गैस का बर्न कर रहा हूं और उसको हीट दे रहा हूं तो 30 से 80 पे पहुंच गए। दूसरे केस में मैं 1000 कैंडल्स ले रहा हूं, कैंडल्स, और सारी कैंडल्स को जला जला के 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रहा हूं। थर्ड केस में मैं इलेक्ट्रिकल कॉइल ले रहा हूं, इलेक्ट्रिकल कॉइल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैं 30 डिग्री से 80 डिग्री पे जा रहा हूं। बट टेम्परेचर इज ऑल्सो व्हाट, स्टेट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड। तुम बोलोगे कि टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है कि भाई वो टेम्परेचर तुमने कैसे रीच किया ओके। जैसे कि तुम्हारे बोर्ड की एग्जाम होगी तो भाई तुम्हारे बोर्ड की एग्जाम सबको क्या, पॉइंट फंक्शन ही सब, तुम्हारा रिजल्ट इज अ पॉइंट फंक्शन, कि तुम्हारे ज्यादा मार्क्स आए, तुम्हारे कम मार्क्स आए, किसी को कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ इसलिए तुम्हारे कम मार्क्स आए, या तुमने कितनी हार्ड वर्क की इसलिए तुम्हारा ये मार्क्स आए, कुछ नहीं सुनना, उनको सिर्फ सुनना है रिजल्ट क्या आया है, दैट्स इट ओके। सो वैसे ही यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, कि भाई ये इतना टेम्परेचर तुम कैसे रीच करके आ गए ओके। तो कोई लेना देना नहीं है, तुमने कैंडल जलाया, बर्नर रखे और से इलेक्ट्रिकल कॉइल से हीटिंग किया ओके। कोई भी वे में तुम हीटिंग करो, हीटिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वो हमें आएगा 11th 12th में, थोड़ा बहुत इंट्रो आएगा, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड, वी विल सी। बट ये इसके जैसा है कि ये 30 से 80 पे गए डज नॉट डिपेंड कि कौन सी मेथड से तुम 30 से 80 गए। तो तुम यहां से सपोज ये तुम्हारा डायरेक्ट हीटिंग हो गई, ये तुम्हारी कैंडल वाली हीटिंग हो गई, ये वाली इलेक्ट्रिकल कॉइल वाली हो गई, कोई लेना देना नहीं है, यहां पहुंच गए ना, दैट्स इट ओके। सो सेम वे में यहां पर भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि ए से बी जाएंगे तो कोई लेना देना, लेकिन यहां पर ए से बी जाए तो तुम डायरेक्ट दूसरा रास्ता अपनाओ, लेकिन दूसरा रास्ता ऐसा कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा रास्ता
नहीं है, बीच बीच में तो कोई प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें, कोई बात नहीं, वो प्रोडक्ट को फिर से जलाओ, वो प्रोडक्ट का फिर से रिएक्शन करवाओ, फिर आगे बढ़ के वहां आ जाओ। ओके, तो फिर मिलेगा कैसे फाइनल, फाइनल कैसे मिलेगा? तो बोले सबका सम कर दो, दैट्स इट, दिस इज दी हैज दी। समझ में आया? डन। ओके, इसके बेस पे जो बुक में एक एग्जांपल है दैट आई विल टेल यू। ओके, सो फिर बुक वाला बाद में देखते हैं, बट इन माई वे आई विल टेल यू। जैसे कल मैंने बताया था इजीएस्ट वे बताऊंगा, जस्ट लाइक यू आर प्लेइंग अ गेम और से यू आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो वैसे। ओके, सपोज मेरे पास कार्बन है से इन ग्रेफाइट फॉर्म, से इट विल बी से सॉलिड, स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉलिड ही होगा वो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड देन से ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंबशन हो रहा है और बन क्या रहा है से CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए से मैंने यहाँ हाफ कर दिया। ओके, तो बैलेंस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ये रिएक्शन है, मुझे जानना है कि ये रिएक्शन में डेल्टा H कितना है। ओके, मुझे ये जानना है। तो सर डायरेक्टली मिल जाएगा हमें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि क्या ये दोनों को इकट्ठा करे तो हमेशा CO ही बनता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कभी CO2 बन जाएगा, कभी CO बनेगा। ऐसा भी नहीं है कि ग्रेफाइट ले तो ही बनता है, इसका भी ऑक्सीजन के साथ करे तभी भी CO2 बन जाता है। तो दैट केस ऑल्सो वी विल सी कि सपोज हमने लिया है CO लिया है हमने। ओके, CO लिया है से, ये तो हमारा मेन है। अभी सपोज CO लिया है और से और एक ऑक्सीजन मैंने लिया, एंड दैट विल मेक से CO2 बन रहा है, CO प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितना हुआ? ऑक्सीजन को मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हम ऐसे थोड़ी लेते हैं, हाफ लेते हैं। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए कट गया, तो यहाँ पे कितना हुआ? 1 और 2 हो गया बैलेंस। ओके, सो क्या किया? कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और से अगेन मैं कार्बन ग्रेफाइट ही लेता हूं, ग्रेफाइट सॉलिड्स, ये गैसियस होता है, ये भी गैसियस होता है, ये भी गैसियस होता है। तो ये ले लिया और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाफ ऑक्सीजन नहीं फुल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहा है। सो से बन गया CO2, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई हमारे रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट क्या एक ही तरीके से बनते हैं? नहीं, डिफरेंट तरीके से बनते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर हमारे पास डिफरेंट वे भी है, ओके, हमारे पास अगर डिफरेंट वे भी है तो उस वे में भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली यहां पर ही मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं दैट यू हैव टू अप्लाई जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व कर रहे हैं वो मेथड तुम्हें यही अप्लाई करनी है। सो से ये डेल्टा एच तो तुम्हें ढूंढना है। ओके, सो एज्यूम कि से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ग्रेफाइट, ऑक्सीजन CO2 हमने ले लिया, देन कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, तो देखो सपोज ये पहली वाली इक्वेशन हुई, उसमें तुम्हें कुछ डेल्टा H1 मिल रहा है। ओके, हीट मिल रही है, हीट की वजह से एंथैल्पी चेंज होगा। सो वो सपोज से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट लॉस होगा ना, लॉस होगा तो से -x, सिंपली समझ में आए इसलिए मैं लिख रहा हूं से -x किलो जूल पर मोल। और ये प्रोसेस के लिए मैं लिख रहा हूं डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू -y किलो जूल पर मोल। ऐसे हमने ले लिया है। डन। ओके, सो आफ्टर दिस क्या करें हम? मुझे ये दो इक्वेशन भी सपोज पता है। ओके, चलो, सो अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस साइड मुझे क्या क्या चाहिए? ये साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या क्या चाहिए? तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे चाहिए ग्रेफाइट, तो ये रहा, ये ले सकते हैं हम। ओके, और ऑक्सीजन चाहिए। ओके, लेकिन ये CO है वो साइड चाहिए, यहाँ पर ये साइड है। तो मैं क्या करूंगा? देखो अभी यहाँ पर ही ये जो चेंज है, जो गेम जैसा मैं बोल रहा था, सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ, फिर बाद में तुम बुक का भी पढ़ लेना, लेकिन सिंपल वे में समझा रहा हूँ। हमारा मेन एम क्या है वो समझ लो। मेन एम हमारा ये है कि कार्बन को अगर बर्न कर रहे हैं हम, कार्बन का कंबशन कर रहे हैं और कंबशन करके हम लाना क्या चाहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो इस केस में एंथैल्पी चेंज क्या हुआ, ये हमें पता करना है। दिस वी वांट टू डिफाइन। ओके, सो
हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ही ले लो, लेकिन डायरेक्ट हो भी नहीं सकता क्योंकि हर बार यही इक्वेशन बनेगा हमको पता नहीं। तो हमने क्या किया, दो तरीके से सपोज CO2 बन रहा है, एक कार्बन का डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कंबशन कर दे तो CO2 बन गया, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये रिएक्शन में सपोज -x किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो रही है, ये रिएक्शन में भी -y किलो जूल, मतलब y माइनस क्यों लिख रहा हूं क्योंकि रिलीज हो रही। x एंड y इज नथिंग बट दी वैल्यू, बट मैं यहाँ कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कोई भी वैल्यू गिवन होगी। अच्छा, तो मुझे जो चाहिए वो मैं यहाँ रख दूंगा और जो नहीं चाहिए उसको एक्सचेंज कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। ओके, रिवर्स। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स रिएक्शन कर देंगे। सो जैसे कि मुझे ये CO है तो CO मुझे ये साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए नहीं। ओके, तो मैं वो क्या करूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा। याद रखना, जब भी हम रिएक्शन को रिवर्स करें तो साइन चेंज हो जाएगा, -x हो तो +x हो जाएगा, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी। 400 किलो जूल है तो -400 हो जाएगा, और -400 है तो +400 हो जाएगा। ओके, सो ये तो यहीं पे है, तो उसको तो मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, से कार्बन और से ग्रेफाइट। ओके, ये तो लिख दिया यहाँ पर, जैसा था वैसे सॉलिड फॉर्म में। ओके, अब इसका हम रिवर्स कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर CO2 है, रिवर्स कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या है, CO2। डन। फिर उल्टा करेंगे तो यहां से ऐसे उल्टा करेंगे, क्या बनेगा, यही बनेगा। उल्टा किया ना सिर्फ, तो CO प्लस हाफ O2, सो डेल्टा H अब इसके लिए हम ले तो क्या मिलेगा, -x का क्या हो जाएगा, +x किलो जूल पर मोल। समझ में आया क्या किया, रिएक्शन को सिर्फ रिवर्स किया है, मतलब कि मैं बोल रहा हूं H2 + O2 मिलेगा और तुम्हें H2O मिल जाएगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुई। H2 + O2 विल गिव H2O। अब रिवर्स रिएक्शन किसे बोलेंगे, H2O है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करो और बाय एनी मींस H2O में से हम H2 और O2 को अलग अलग कर देंगे, तो ये रिवर्स रिएक्शन हो गई। समझ में आया। ओके, सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो मैं कोई भी मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस अलग अलग कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन अलग, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग, वैसे उल्टा किया हमने। ओके, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन थी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन थी, उसके हमने बैकवर्ड रिएक्शन बना दी। क्यों बना दी, क्योंकि CO मुझे CO वो साइड, CO तो वो साइड ही था, वो साइड चाहिए मुझे, CO मुझे वो साइड चाहिए, लेकिन अरे यार हाँ, सो CO जो है, CO पहले देखो मुझे CO कहां पे चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए, बट मेरा CO कहां था, लेफ्ट हैंड साइड में था, इसलिए मैंने ये इक्वेशन को से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ये तो मेरा है मेन इक्वेशन जिसको मुझे लाना है। तो ये दो इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन को मैंने रिवर्स कर दिया, तो CO2 यहां आ गया, देन ये CO यहां चला गया, हाफ ऑक्सीजन यहां चला गया, और जो एंथैल्पी देखो ये दो रिएक्ट करेंगे तो CO2 बनेगा और इतनी एनर्जी रिलीज होगी। भाई CO2 बन रहा था तब एनर्जी रिलीज हो रही थी, अब तुम CO2 को तोड़ के CO एंड ऑक्सीजन लाना चाह रहे हो तो एनर्जी रिलीज थोड़ी होगी, फिर एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, इसीलिए -x का क्या हो गया, +x। समझ में आया। इसीलिए -x का क्या हो गया, +x हो गया। अब ये जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है उसको भूल जाना, अभी हमारा ये वाला इक्वेशन है वो याद रखना। अब देखो चलो, C ग्रेफाइट तो C ग्रेफाइट हो गया, देन दूसरा क्या है, मेरा वो साइड CO चाहिए था, वो साइड CO भी आ गया। ओके, अब जो भी कट हो रहा है वो हम कट कर सकते हैं। ओके, अब तुम इसको भूल जाना, व्हाइट का, यही हमारा फर्स्ट है। अब जो कट हो सकता है LHS और RHS दोनों साइड है तो वो कट हो सकता है। तो देखो क्या कट हो रहा है, सपोज ये साइड में मेरा क्या है, CO2 है, कट किससे करना, जो सेम हो उससे बताता हूं। ओके, दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड में मेरा CO2 है, तो राइट हैंड साइड में देखो यहां पर भी CO2 है, ये तो हमने निकाल दिया है, तो राइट हैंड साइड में यहां पर भी CO2 है, सो CO2 ये और CO2 ये क्या हो गया, कट हो गया। डन। उल्टा होता है, हाँ, सेम साइड में कट नहीं करना है, जैसे कि हम इक्वेशन में कैसा करते थे, 5x = 2x + 3x + 9, और यहाँ पर है से +y + 10, ऐसा कुछ है।
तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, ये साइड भी 5x और ये साइड भी 5x ऐसे कट कर देते थे। क्यों? क्योंकि 5x है, ये कितना है 2x प्लस 3x 5x होगा, ये यहाँ आएगा तो माइनस होगा, 5x माइनस 5x 0 कट हो जाएगा। तो वैसे ही एरो मतलब इक्वल टू समझ लो। ओके, सो यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है उसमें से और इसमें से CO2 निकल गया, तो मेरा यहाँ रहा क्या, देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, एक था वो तो कट गया, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 है तो एक तो मुझे चाहिए वही है। देखो दूसरा क्या चाहिए, हाफ ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ से हाफ ऑक्सीजन। ओके, लेकिन हाफ ही चाहिए, यहाँ पर तो मुझे फुल मिल रहा है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर फुल मिल रहा है, लेकिन फुल भी नहीं होगा। देखो फुल ऑक्सीजन मतलब क्या, फुल मतलब से हाफ और हाफ, ऐसा एक को मैं ऐसे हाफ और हाफ लिख सकता हूँ, ये है हाफ ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑक्सीजन, ऐसे है ये वाला। ओके, सो ये देखो हाफ एंड हाफ मिलके क्या हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो 1 ऑक्सीजन है ही है यहाँ पर। अब देखो ये साइड में भी हाफ ऑक्सीजन है RHS में और LHS में भी हाफ ऑक्सीजन है, तो ये वाला हाफ ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो वो कट हो जाएगा तो रहा क्या, सिर्फ हाफ ऑक्सीजन, तो वही है हाफ ऑक्सीजन, देन इट विल गो दिस साइड। ओके, तो देखो इसका LHS में कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ग्रेफाइट, ये रहा ऑक्सीजन, तो ये हाफ बचा है और हाफ लिख दिया है और बाकी का कट हो गया है, तो इसको ऐसे कट मार दो। ओके, इतना बचा है वो लिख दिया। अब ये साइड आ जाओ, तो ये साइड में CO2 वो तो कट हो गया, फिर ये साइड में CO, तो ओके CO लिख दो। ओके, CO गैसियस, देन हाफ O2 कट, तो भाई जो चाहिए था वो मिल गया। देखो जो मुझे चाहिए था वो इक्वेशन मिल गया, तो डेल्टा एच अगर मैं डायरेक्ट नहीं ढूंढ सकता तो यहां से तो डेल्टा एच ढूंढ सकता हूं। तो कैसे ढूंढ सकता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सम, हमने सब सम ही किया है, सो सम कर दो। यहां पर क्या किया है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू मेन, ये जो डेल्टा एच हमें ढूंढना था दैट इज इक्वल्स टू एक्स है, ये माइनस एक्स मत लेना, ये तो पहले वाले का था, अभी का क्या है प्लस एक्स, तो प्लस एक्स एंड से माइनस वाई, सो एक्स प्लस माइनस वाई किलो जूल पर मोल। तो इन शॉर्ट क्या हो गया, x माइनस वाई किलो जूल पर मोल। x की और y की कोई वैल्यू गिवन होगी, वो वैल्यू पुट करो, तुम्हें डायरेक्टली डेल्टा एच मिल जाएगा। समझ में आया? दिस इज द हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो ये देखो हमने हीट का क्या किया, समेशन किया, जो अभी हमने फिगर में से समझा। ओके, ये जो हमने फिगर में से समझा, ये सम करते करते, तो ये सबका सम करोगे तो भी यही आ जाएगा। तो हम वही बोल रहे हैं कि तुम्हें अगर ये इक्वेशंस पता है, इन सब का भी सम करोगे तो भी वही आ जाएगा। समझ में आया? सिंपल। फिर से देखो हमने क्या किया, हमने पहले लिया क्या, देखो सिंपली हमने पहले क्या लिया, हमने लिया से कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन, दैट विल हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर बैलेंस, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, तो हाफ O2 कर दिया हमने। देन हमने बोला डायरेक्ट तो शायद ना भी मिले, तो जो प्रोसेस बन सकती है वो सारी ले लो, तो से कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलके भी CO2 बन सकता है। तो उसका फिर हमने देखा कि जो LHS में जरूरी है उसको LHS में रखो, जो नहीं जरूरी है उसको रिवर्स करके RHS में भेज दो, और RHS में जरूरी है तो वहां रखो। वैसे करके कुछ ना कुछ करके वो लोग क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे, जो कट हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते वो हमारे जरूरी ही है, और हमारा आंसर आ गया। तो डायरेक्टली एंथैल्पी। तो फिर चेंज क्या हुआ, चेंज कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे माइनस एक्स था ना, तो अब तुम्हें आंसर में प्लस एक्स करना पड़ेगा। अदरवाइज तुम्हारा आंसर तो जो तुम्हें वैल्यू गिवन है, यहाँ एक्स गिवन होगा, यहाँ वाई गिवन होगा, तो तुम्हें एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, कुछ ना कुछ करके तुम्हारा आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन साइन कौन सी लेनी है उसके लिए पूरा करना है। अगर तुम यही रखते तो माइनस एक्स रखते तो आंसर गलत हो जाता। ऐसा नहीं है, फाइनल आंसर में भी इन माइनस, वाई वैल्यू एक्स से बड़ी होगी तो वो भी माइनस आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वही तुम्हें यहाँ पुट करनी है। समझ में आया? दैट इज द थिंग। ओके, तो उसी के जैसा एक न्यूमेरिकल है, वो हम सॉल्व करते हैं। ओके, देखो क्या है, यही एग्जाम्पल को समझ के देखो, एक न्यूमेरिकल है 5.9, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, तो 1 मोल बेंजीन है, ओके 1 मोल बेंजीन है, टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन, और कंबशन हो रहा है किसका, बेंजीन का। ओके, सो आफ्टर द कंबशन CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस। तो आफ्टर द कंबशन क्या हो रहा है, कंबशन कर रहे हो, हाँ तुम जला रहे हो, तो क्या मिल रहा है, CO2 गैसियस एंड H2O लिक्विड।
are produced and this much kilojoule of heat is liberated. 3267 kilojoule of heat. ये कितने में? 1 मोल बेंजीन का बन, तो मतलब एक्चुअली 1 मोल बोल दिया है, अदरवाइज ये कितना हो जाता? किलोजूल पर मोल हो जाता, लेकिन उन्होंने मोल नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि 1 मोल ही गिवन है, तो 1 मोल ही गिवन है, तो 1 मोल के लिए फिर पर डिवाइडेड बाय मोल लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कल हमने न्यूमेरिकल किए थे उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो liberated. Okay, calculate the standard enthalpy of formation of what? Of benzene. तो standard enthalpy of formation की हमें वैल्यू ढूंढनी है। enthalpy of formation तो हमें बता दिया है, कौन सी है? 3267, that is the enthalpy of formation. ओके कि भाई इसका देखो जो गिवन है उसको हम लिखते जाते हैं। बेंजीन होता है हमारा C6H6 और लिक्विडियस फॉर्म में है, और उसका तुम क्या कर रहे हो? उसको तुम जला रहे हो। ओके, सो वही बोला है ना, द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। ओके, सो कंबशन है तो उसको तुम जला रहे हो से ऑक्सीजन। ओके, तो फिर उसको तुम जला रहे हो तो क्या क्या मिल रहा है उन्होंने बोला है। देखो जनरली कोई भी हाइड्रोकार्बन को, मैंने पहले भी बताया फिर से बताता हूँ, कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करो तो बैलेंस कम से कम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितने कार्बन है उतने CO2 बना दो। तो 6 कार्बन है यहाँ पर, तो 6 CO2 बना दो, और जितने हाइड्रोजन है उससे आधे वाटर बना दो। ओके, जितने हाइड्रोजन है उससे आधे वाटर, तो 6 हाइड्रोजन है, सो मैंने कितने वाटर बना दिए? 3 वाटर बना दिए। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। कैसे? 3 2 6, तो यहाँ पे 6 है, 6 कार्बन, देखो यहाँ पे 6 है। ओके, तो करना क्या है? जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर रहे हो तुम, मीथेन का, ब्यूटेन का, बेंजीन का, हाइड्रोकार्बन इन द सेंस हमने पढ़ा था 10th में, जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट कौन हो? हाइड्रोजन एंड कार्बन। उसका तुम कंबशन करोगे तो हमेशा कैसे ही करना है कि जितने कार्बन हो, जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6, तो उसका तुम कंबशन करोगे तो जितने कार्बन है उतने ही CO2 प्रोड्यूस कर दो। देखो हमारे पास ग्लूकोज हमारी बॉडी में है तो वो बर्न ही होता है, 1 टाइप ऑफ हीटिंग दे रहे हैं हम, तो फिर CO2 रिलीज होता है, वही तो हम एक्सेल करके निकालते हैं। ओके, अदरवाइज CO2 कहां से लेके आते हैं? सो जो ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज मतलब अच्छे हाइड्रोकार्बन है, सो जितने कार्बन हो उतने CO2 बनाओ, और जितने हाइड्रोजन है उससे आधे वाटर मॉलिक्यूल्स बनाओ। क्यों आधे? क्योंकि H2O में H2 तो H हाइड्रोजन तो H2 के फॉर्म में होता है, 2 तो ऑलरेडी है, तो फिर आधा ही करना है बाकी है। सो H2O करोगे तो यहाँ पे 6 है तो 3H2O कर दो, तो ये दो तो कार्बन और से हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। रहा क्या? ऑक्सीजन को बैलेंस करना, तो कर लो। कितने हैं यहाँ पर? 2 और यहाँ पे 6, तो 6 2 12, और यहाँ पे कितने हैं? 3, तो टोटल कितने हैं? 15। यहाँ पे 12 और ये 3, तो 15 है, और यहाँ पे कितने हैं? 2, तो इसको 15/2 लग दो, 2 लिख दो, 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 15 हो गए, तो ये साइड भी 15, वो साइड भी 15 हो गया। डन, समझ में आया? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन तो हमने देख ही लिया है, वैसे 10th में, 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी है। ओके, सो दैट यू शुड नो। आता है ना बैलेंसिंग, या भूल गए? हाँ, चलो। सो C6H6 बेंजीन गिवन है, उसका हमने कंबशन किया तो उन्होंने बोला है कि H2O और CO2 बन रहा है, और यहाँ पे हीट हमें गिवन है, से डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। लिबरेटेड कितना? -3267 किलोजूल, माइनस इसलिए क्योंकि लिबरेट हो रही है, तो दिस इज द एंथैल्पी हमें गिवन है। लेकिन ये तो एंथैल्पी गिवन है, लेकिन हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही है कि ये फॉर्म हो रहा है CO2 H2O तब की, बट एट द सेम टाइम हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या? वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पहले आ ही गया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का टॉपिक। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि जो तुम्हारी प्रोडक्ट है वो उसके कंस्टिट्यूएंट में से बनी हुई होनी चाहिए। किस में से बनी हुई होनी चाहिए? उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे से बनी हुई होनी चाहिए। जैसे कि भाई CO2 है, तो CO2 का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे अभी हमने किया था कि ये जो CO2 हमने बनाया, तो देखो यहाँ पर भी CO2 बन रहा है, यहाँ पर भी CO2 बन रहा है। वैसे तो कितने वे में CO2 बनेगा भाई? तुम हाइड्रोकार्बन को जलाओ, CO2 बन गया। तुम गाड़ी घुमाओ, पेट्रोल का कंबशन कर दो, CO2 बन गया। भाई कौन सा CO2 ले जिसकी एंथैल्पी को तुम स्टैंडर्ड मानो? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए, और जो हमारा CO2 है उसके ही बेस कंस्टिट्यूएंट होने चाहिए।
मतलब से कार्बन और ऑक्सीजन वो वाला उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। समझ में आया? तो ये तो गिवन है डेल्टा एच, लेकिन हमें पूछा कौन सा है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। ओके, सो से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सो ये तो गिवन है, तो सपोज CO2 हमें चाहिए। ओके, सपोज क्या चाहिए हमें? CO2 चाहिए। तो अगर CO2 चाहिए, तो अगर वो C प्लस O2 मिलके CO2 बन रहा है तो सही है। C प्लस O2 मिलके CO2 बन रहा है तो वो एंथैल्पी चलेगी। तो इसको ये टाइम, ये रिएक्शन के टाइम पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मे बी दिस विल बी गिवन टू यू। देखो, द कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैसियस गिवन है, देखो -393.5 किलो जूल पर मोल। मतलब कितना है यहाँ लिबरेट हो रहा है? -393.5 किलो जूल। देखो ये किलो जूल में है और ये किलो जूल पर मोल में है। डन? ओके, तो यहाँ देखो माइनस हो रही है तो गैसियस की इतनी है, तो ये गैसियस है तो इतनी है, तो ये भी क्या है? गैसियस ही है। और कार्बन क्या होता है? कार्बन तो सॉलिड होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो दिस इज गिवन। अब ये बैलेंस किया हुआ होगा तो सही है, अदरवाइज करना पड़ेगा। सो कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही H2O का भी चाहिए भाई। ओके, सो से H2O, तो H2O भी कैसे बनेगा? से H2 प्लस O2। ये किसमें होगा? गैस। ये भी किसमें होगा? गैस। और ये कैसा होगा? लिक्विड। ओके, सो यहाँ की भी गिवन है डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन that is equals to -285.83 किलो जूल पर मोल। डन? अब यहाँ पर भी बैलेंस देख लो, 2 है, 2 है, 2 है और एक ही है, तो हम यहाँ पे हाफ O2 लिख लेंगे सो दैट यहाँ पे एक हो गया तो वहां पर भी कितना ही है? एक ही है। समझ में आया? ओके, सो हाफ O2 लिख दिया तो ये 2 कट हो गया, दैट मीन्स एक ऑक्सीजन, तो ये साइड भी एक ही ऑक्सीजन, वहां पे 2, यहाँ पर भी 2। डन? यहाँ पे अगर तुमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 किया तो वहां पे 4 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा। तो हम ज्यादा लंबा ना करके ऑक्सीजन को ही कंट्रोल करते रहे। ओके, सो दिस इज दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ये रहा देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये वाला इक्वेशन दैट इज CO2, तो लिख दिया है ये। एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O दैट इज हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन दैट विल गिव H2O, तो वो भी गिवन है। समझ में आया? पक्का? ओके, अब बुक में तुम देखोगे तो न्यूमेरिकल धड़म करके खत्म हो जाएगा, बट हमें यूज करना पड़ेगा जो मेथड हमने यूज की है वो। ये समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो। सो हमें, हाँ, हमें क्या चाहिए? हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है। देखो फिर से पढ़ते हैं हम। हमें क्या करना है कि कहाँ गया? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन है उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ, वैसा पूछा गया है। डन? ओके, सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन का बताओ, तो मुझे यहां पर क्या चाहिए? बेंजीन चाहिए, C6H6, और वो क्या होगा? लिक्विड होगा। तो ये बनेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब जब ये बनेगा तो वो एंथैल्पी बताओ। तो वो एंथैल्पी कैसे बने, कैसे मिलेगी हमें? तो देखो बैलेंस होना चाहिए। कार्बन, तो कार्बन यहां से कितने से मिलेगा? से 6 कार्बन पहले से ही लिख दे रहा हूं, और हाइड्रोजन ये 6 है, तो मैं H2 लिख दूं तो 12 हो जाएंगे, तो मैं कितना लिख रहा हूं? से 3H2। बैलेंस होना चाहिए इन सेंस। ओके, तो देखो ये 6 कार्बन, वहां पर भी 6, ये 3 to the 6, वहां पर भी 6। डन? ये बन जाता है। ओके, समझ में आया? तो हमें फाइनली चाहिए क्या? ये हमें क्या चाहिए? दिस वी वांट, और हमारे पास गिवन क्या है? दिस मच थिंग वी हैव। ये फाइनल चाहिए। समझ में आया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन दैट वी रिक्वायर। पक्का? श्योर? हमें 3 एंथैल्पी गिवन है,
कौन कौन सी? एक तो तुम बेंजीन को जब कंबशन करोगे तब एंथैल्पी जो रिलीज हो रही है वो है, तो एंथैल्पी हमने बेंजीन को कंबशन कर दिया। फिर बोला कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो CO2 फॉर्म हो रहा है तब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो भाई बेस कंस्टिट्यूएंट ले लो, कार्बन एंड ऑक्सीजन। फिर H2O का भी बोला है तो बेस कंस्टिट्यूएंट ले लो, H2NO2। तो वैसे ही बेस कंस्टिट्यूएंट ले करके तुम्हें क्या बनाना है? बेंजीन। और इस टाइम पे, ये टाइम पे डेल्टा H क्या होगा वो हमें ढूंढना है। तो जैसे हमने अभी किया था हेज लॉ, ओके, वैसे ही हेज लॉ का यूज करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले बेंजीन जो है वो हमें कहां चाहिए? RHS में चाहिए। तो यहां पर बेंजीन ये रहा, LHS में है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। सो उल्टा कर देते हैं हम येलो कलर से। अब वो इसको मत देखना, अब येलो कलर वाला हमारा मेन इक्वेशन हो जाएगा। तो क्या क्या है? सिर्फ उल्टा ही करना है। 6CO2 plus 3H2O that will give say C6H6 plus 15/2 oxygen and delta H is equals to माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 3267 किलो जूल। डन? समझ में आ गया? सिंपल। ओके, चलो। सो दिस इज गिवन। देखो ये पर मोल का गिवन है, 1 मोल का, और ये भी 1 मोल का गिवन है, तो यहाँ पर भी तुम मोल ना लिखोगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है 1 मोल ऑफ बेंजीन का कंबशन किया, तो यहाँ पर सिर्फ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या? डेफिनेशन में ही है कि 1 मोल लोगे तब जाके होगा। ओके, तो डेफिनेशन में ही 1 मोल आ रहा है, सो तुम यहाँ पे मोल ना लिखो तो भी चलेगा। अब ये हमने उल्टा कर दिया तो हमें मिल गया, देखो वो बेंजीन जो हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए था वो राइट हैंड साइड पे चला गया। ओके, अब ये पहले इक्वेशन को भूल जाओ, इसको हम क्या कर देंगे? भूल जाएंगे। ओके, सो से रेड कलर कर देते हैं। डन? ओके, चलो नेक्स्ट। वो साइड का आ गया। अब दिस साइड में क्या क्या चाहिए? मुझे कार्बन चाहिए। भाई यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पे है ये वाला, तो कार्बन चाहिए, तो कार्बन तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डन। और लेकिन मुझे यहाँ पे 6 कार्बन चाहिए, और यहाँ पे कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन चाहिए? अब मैं सब सम कर दूंगा तो ये तो नीचे उतार दूंगा मैं, तो ये तो फिर एक ही कार्बन आया ना। मुझे कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, तो इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, हाँ वो पहले वाले इक्वेशन में 6 कार्बन तो है ना हमारे पास, वो तो CO2 है, हाँ। सिर्फ कार्बन चाहिए, सिर्फ कार्बन। ओके, सो 6, ये भी 6, एंड डोंट फॉरगेट यहां भी मल्टीप्लाइड बाय 6 करना पड़ेगा, यहां भी। ओके, मतलब जो वैल्यू तुम्हारा सपोज -x + x है वो भी 6x हो जाएगा। समझ में आया? वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है। सो ये हमारी वैल्यू देखो, अभी माइनस मत कर, माइनस का प्लस मत कर देना, हमने उल्टी नहीं की है, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। रिएक्शन को रिवर्स, उल्टी नहीं की मतलब रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तब साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज, अभी साइन चेंज नहीं होगा लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। ओके, सो 6 कार्बन मिल गए हमें। ओके, अब हाइड्रोजन 3 है, और यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ एक ही है, ये रहा हाइड्रोजन। तो फिर मुझे कितने लाने पड़ेंगे? 3। तो यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3, ये 1/2 का हो गया, से 3/2, देन ये हो गया 3H2O, और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 3। समझ में आया? पक्का? अब देखो, कार्बन 6 मिल गए, हाइड्रोजन 3 मिल गए, ऑक्सीजन का बाद में देखेंगे। 6 नहीं, कहाँ गया बेंजीन वाला? ये रहा। कितने हैं? एक ही है बेंजीन, तो यहाँ पर भी है एक बेंजीन। डन, जो चाहिए था मिल गया। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? हाइड्रोजन है, फिर ये ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1.5 ऑक्सीजन है, और यहां पर भी LHS में कितने हैं? 6 है। सो टोटल कितने हो गए? 6 and 1.5, 7.5। ये 7.5 ऑक्सीजन हो गए, और ये इक्वेशन में अब नहीं है। तो LHS में मेरे पास 7.5 ऑक्सीजन है। RHS में देखो यहाँ पर कितने हैं? 3, और यहाँ पर कितने हैं? 6 2 जा, यही इक्वेशन है ना हमारा। हाँ,
सो यहाँ पर कितने हैं, ये H2O का मत गिनो, देखो यहाँ पे H2O डायरेक्ट ही निकल जा रहा है, ये पहला इक्वेशन दूसरा तीसरा, 3H2O है LHS में, 3H2O RHS में, तो डायरेक्टली पहले उसको तो कैंसिल ही कर दो। ओके, सो से इसको हम 3H2O को ये कैंसिल किया और 3H2O यहाँ भी कैंसिल किया। हमने ऑक्सीजन यहाँ पे कितने गिने, 6 and 1.5 7.5। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर कितने हैं, 6 2 जा 12। CO2 कट हो रहा है क्या, CO2 है देखो ये भी है, 6 CO2 6 CO2, तो ये भी कट कर दो, डन। तो CO2 भी कट हो गया। फिर से अब कुछ कट हो रहा है क्या, H2O था 6, बस अब कुछ कट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1.5 and 6 दैट इज 7.5। तो इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं देखो, यहाँ पर तो नहीं है, कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो यहाँ पर 15/2 मतलब 7.5, यहाँ पर भी 7.5, पूरा ही उड़ जाएगा। ओके, सो 15/2 ऑक्सीजन दैट इज 7.5 और 3/2 and 6 मतलब 7.5, कट हो गया सब। रहा क्या LHS में, देखो 6 कार्बन रहा, ये रहा 6 कार्बन, 3H2 रहा, ये रहा 3H2, बाकी कुछ भी नहीं रहा है, और बाकी यहाँ पे ये कट ये भी कट, तो बाकी सिर्फ यही रहा है। सो आ गया, बाकी जो करना था आ गया। तो अब क्या करो, अब सबका सम कर दो। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, enthalpy of formation of H enthalpy that is C6H6 that will be equals to, पहली इक्वेशन कहाँ गई, ये रही। सो इसमें क्या था, 3 2 6 7, सो मैंने ले लिया 3 2 6 7 पॉजिटिव। देन सेकेंड इक्वेशन में माइनस इंटू 6, तो मैं क्या करूंगा, -6 मल्टीप्लाइड बाय 393.5। थर्ड इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन -3 मल्टीप्लाइड बाय 285.8, 8 क्या है, 83 डन। तो ये हम करेंगे। सो से आंसर तुम लिखते जाओ, लिखना हो तो से 285.3 नहीं 83 285.83 into 3, दिस आंसर इज -857.49। लिखो, लास्ट वाले का आंसर है -857.49 डन। अब सेकंड का गिन रहा हूं, 393.5 into 6, इसका आंसर है -2361 डन। हाँ, तो -2361 है और यहाँ पर है 3267 माइनस आंसर, सो हमारा 906 आया। और वो लास्ट वाला आंसर मैंने क्या बोला, बताया तुम्हें, -857.49। सो द आंसर इज प्लस में प्लस में 48.51 किलो जूल। ओके, सो दैट इज यस, हमारा आंसर तो प्लस में आ रहा है भाई, उनका क्यों नेगेटिव में आ रहा है, फिर से देखते हैं हमारा आंसर क्यों नेगेटिव में आया। नहीं, प्लस में इधर आपने चेंजेस करवाया, नहीं फिर भी हमने गलती की कहीं, ये पहला वाला इक्वेशन था ना, तो वो हमने उल्टा किया, माइनस का प्लस हो गया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -3267, 6 CO2 कहाँ गया, उल्टा किया, वो ये रहा। ओके, सो 6 CO2 plus 3H2O that will give this and that is equals to delta H। ओके, सो ये जो फॉर्मेशन, यस ये जो फॉर्मेशन है हमारा, ये बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये उन्होंने यूज किया है -3267, जो हमें यहाँ पर गिवन है क्या, हाँ यहाँ पर ऐसा बोला है कि CO2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम CO2 and H2O और हीट इज लिबरेटेड। ओके, तो देखो एक्चुअल में हमें क्या गिवन है, देखो हमने यहाँ पर साइन का चेंज लिया है, दैट्स व्हाई आंसर तो एग्जैक्ट आ गया 48.51। अब देखो साइन का क्या किया हमने, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस। सो कंबशन करेंगे हम, ऐसे कंबशन कर दिया, प्लस ऑक्सीजन एंड दैट विल गिव CO2 एंड से H2O।
वो सही है. एट दैट टाइम दिस मच हीट इज लिबरेटेड, मतलब माइनस लिख दिया है हमने. डन. तो दिस मच हीट इज लिबरेटेड. तो देखो यहाँ पे ही वो ही पूछ रहे हैं कि भाई ये रिएक्शन बन गई. ओके, ये रिएक्शन उन्होंने नहीं, ये नहीं, ये रिएक्शन बन गई. ओके, C6H6 दिस मच 6CO2 एंड H2. सो माइनस लिखा है 3267. ओके, इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं हम. डन. देन उन्होंने क्या किया है कि बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ढूंढो, ये ढूंढनी है हमें. तो ये तो लास्ट वाला इक्वेशन है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. देन CO2 का जो हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, सो दैट इज ये इक्वेशन हमारा. सो 6 कहाँ गया CO2 का, ये रहा. सो CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -393.5. डन. ये रहा, गिवन ही है. एंड देन H2O का भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है -285. मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 3 by 6 and equation 4 by 3, we get this. Okay, done. Then summing up the above two equations, तो अब summing up करेंगे. So ये साइड पूरा आ गया 6 ये वो, एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई -3218.49. सो इन लोग का सिर्फ सम अप करे तो समिंग अप दिस टू इक्वेशंस कौन कौन सी, एक तो ये वाली एंड दिस वन. सो ये माइनस है और ये -393 है. सो उन्होंने दो इक्वेशन को सम अप किया है, रिवर्सिंग द इक्वेशन 2 को रिवर्स कर रहे हैं. तो इक्वेशन 2 जो हमारा है उसको रिवर्स कर दिया 6CO2 3H2O. तो रिवर्सिंग द इक्वेशन टू 6CO2 इज इक्वल्स टू दिस. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये दैट्स व्हाई उनकी गलती है आई थिंक सो, क्योंकि देखो उन्होंने क्या किया है, रिवर्सिंग द इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 जो था, मतलब कौन सा, CO2 H2 में से जो बेंजीन बन रहा है, मतलब हमारा ये फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है हमारा, तब लिबरेटेड बोला है ना. ओके, -32. लेकिन मुझे ये अच्छे से पढ़ने दो. The combustion of 1 mole of benzene takes place at this and this. Okay. After combustion, CO2 and H2O are produced and this much heat is liberated. So that means हमारा इक्वेशन सही है, हमारा इक्वेशन सही है. यस. सो अदरवाइज ऐसा बोला होता कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो हम बेंजीन को इस साइड लिखते जैसे यहाँ लास्ट में लिखा है, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने बोला है कि कंबशन करो, तो हमने ये इक्वेशन लिखा है. ओके, सो इन्होंने फिर रिवर्स किया है इक्वेशन नंबर 2 को. सो इक्वेशन नंबर 2 जो है दिस इक्वेशन है, ओके, उसको रिवर्स कर दिया. मतलब जो हमारा पहला है वो उनका सेकंड है, तो हमने इसको रिवर्स करके ये लिखा. ओके, ये 15O2 और वो साइड लिख दिया. तो हमने साइन चेंज किया, वो माइनस था तो प्लस किया है. उन्होंने इसको चेंज किया, तो देखो यहाँ पे माइनस है, तो उन्होंने रिवर्स किया तो साइन चेंज किया नहीं, तो साइन चेंज करना पड़ेगा. सो आवर आंसर इज करेक्ट आंसर. ओके, सो एंथैल्पी, ये साइन चेंज देख लेना, कल भी हमने 2 न्यूमेरिकल किए तो उसमें एक गलती थी, उसके पहले भी न्यूमेरिकल किया तो उसमें आर की वैल्यू गलत थी. ओके, सो दैट यू सी छोटी छोटी मिस्टेक्स बुक्स में है. ओके, सो हमारा आंसर क्या है, फिर से हम अगर कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे, लेकिन ऑब्वियसली मुझे नहीं लग रहा कि गलती होगी. फिर भी 6 into 393.5, सो ये आएगा -2367 और 3 into 285.83, सो into minus, so 2367 -2367, so -3218 एंड प्लस में 3267. यस, प्लस में आंसर आ रहा है, सो आंसर इज प्लस. ओके, सो प्लस 48.51 किलो जूल. समझ में आ रहा है पक्का. ओके, सो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. ओके, अंडरस्टूड. तो जो हमने ये क्यों मैंने अभी तुरंत न्यूमेरिकल ले लिया, क्योंकि तुरंत ही हमने थियरी पढ़ी है तो वो पूरा हमें माइंड में रहे इसलिए. ओके, ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे हम थियरी और फिर उसका न्यूमेरिकल करेंगे तो शायद याद रहे ना रहे, ऐसा हो जाए, इसलिए. समझ में आ गया. ओके, सो घर जाके भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना. हम यही न्यूमेरिकल पे अटके थे ना 5.9 5.8 तक तो हो गया था ना हमारा.
दिस कर लिया ना कल? हाँ ओके हाँ, वाटर वेपर, यस। सो 5.9 तक हमने कर लिया है, अंडरस्टूड? ओके चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, कहाँ गया, यहीं पे खत्म हो रहा है ना, यस। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब देखो ये जो मैं तुम्हें बोल रहा था दैट यू कैन रेफर फ्रॉम द बुक, ओके, बुक में से तुम रेफर कर सकते हो। हमारा ही जो एग्जांपल है वही है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा लगे तो फिर हमारा ही वाला ही तुम रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज देखो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रेफाइट का कंबशन किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला था, उसकी ही एंथैल्पी हमें पता करनी है। ओके सो जो ग्रेफाइट है, पहले हम देखो CO2 बनाया था ग्रेफाइट में से, और फिर CO2 बनाया था कार्बन मोनोऑक्साइड में से, ये दो इक्वेशन। अब उन्होंने फिर से बोला है कि कंबाइन करो, ये करो, तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने रिवर्स कर दिया। ये CO2 है, उसको पहले लिख दिया, CO एंड हाफ O2 बाद में लिख दिया, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया ना। तो वो न्यूमेरिकल में वो चेंज उन्होंने नहीं किया, दैट्स व्हाई हमारा आंसर सही है। ओके सो देखो इसलिए उन्होंने लिखा भी है कि we can combine the above two reactions in such a way that okay to get the 1 mole of CO on the right we reverse the equation 2, ये equation 2 को reverse करें। in this heat is absorbed instead of being released। यहाँ माइनस है मतलब क्या, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है, तो रिवर्स कर दोगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी, सो दैट्स व्हाई हीट इज रिलीज, सो वी चेंज द साइन ऑफ डेल्टा H। ओके सो डेल्टा H माइनस था तो प्लस हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल में उन्होंने नहीं किया, दैट्स व्हाई उनका आंसर ऐसे आ रहा है। अगेन जो हमारा इक्वेशन है तो तुम सम अप करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, और फिर जो हमने बोला वैसे ही थोड़ा बहुत करके उन्होंने बता दिया गया है कि सारी एंथैल्पी का सम करोगे तो आ जाएगा। समझ में आया? पक्का? ओके सो अच्छे से प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी और थियरी भी। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज द एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो देखो एकदम सिंपल है, अभी इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब क्या, अरे भाई यही क्या, ये बेंजीन है सपोज, और वो टाइम पे तुमने ऑक्सीजन के साथ उसका मतलब ऑक्सीजन लिया है, वो तो हो गई एटमॉस्फेयर में, उसका कंबशन कर रहे हो। तो अगर तुम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन कर रहे हो तब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। दैट एंथैल्पी चेंज इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन के टाइम पे एंथैल्पी चेंज होगी, वो कंबशन एंथैल्पी है, दैट्स इट, और कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं है। ओके सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब से देखो यहाँ पे ब्यूटेन की बात की गई है, जैसे हमने अभी बेंजीन को जलाया वैसे इन्होंने ब्यूटेन को जलाया। ब्यूटेन है फिर ऑक्सीजन, तो फिर क्या बनेगा, CO2 and H2O रिलीज हुआ जैसे अभी मैंने बताया था। तो दिस मच 2658.0 किलो जूल पर मोल, इसी को बोलते हैं क्या, ये जो एंथैल्पी मिली हम, ये लिबरेट हुई ना, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, दैट्स इट, खत्म। समझ में आया? तो अगर तुम थियरी में 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछ ले तो तुम सेम एग्जांपल लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ब्यूटेन गिवन है, सो याद करो क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 साइंस। ओके मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन मतलब 4, और अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, तो नंबर 4 डालोगे तो क्या हो जाएगा, C4H2 4 8 + 2 10, तो C4H10 मतलब क्या, ब्यूटेन। तो उसका अगर तुम कंबशन करोगे तो देखो C4H10 प्लस कंबशन करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंबशन करेंगे। तो देखो अभी मैंने बोला हाइड्रोकार्बन का कंबशन करो, तो सिंपली क्या करेंगे, जितने कार्बन हो उतने CO2, तो 4 कार्बन है तो 4 CO2 बन जाएंगे, प्लस जितने हाइड्रोजन हो उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 10 है तो कितने, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, दैट्स इट। अब बैलेंस तो रहा ही नहीं, देखो कार्बन के 4 है, कार्बन के 4 है, हाइड्रोजन के 10 है, हाइड्रोजन के 10 है, ऑक्सीजन बाकी है, ऑक्सीजन का कर लो। तो कितना है यहाँ पे 5 और ये 4 2 8, 8 + 5 13, यहाँ पे कितने हैं 2, मतलब यहाँ पे 11 ऐड करने पड़ेंगे। तो 11 ऐड करने की मेहनत मत करना, यहाँ पे 13 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे 13/2 लिख दो, तो 2 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13 हो गया, दैट्स इट। और ये रिएक्शन में पर्टिकुलर से डेल्टा H पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड, ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, एंड दैट मच से X okay, किलो जूल पर मोल। Okay, this enthalpy, this heat is the standard enthalpy of combustion. ध्यान में रखने की बात ये है यहाँ पर कि standard enthalpy of combustion will be always negative.
ऑलवेज नेगेटिव। ये ध्यान में रखने की बात है क्यों? क्योंकि जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो हीट रिलीज ही होगी, हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी। ओके, सो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। जब भी तुम हाइड्रोकार्बन का कंबशन करो सो दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू। डन? ओके, देन नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखो ये भी बहुत इजी है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन मतलब क्या है? एटॉम बन रहा है। क्या बन रहा है? एटॉम बन रहा है, और एटॉम बनने के टाइम पे कोई एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे कि ये H2 है, क्या है? H2। H2 को तोड़कर मुझे H और H लाना है, तो मतलब H2 ऐसे बॉन्ड में है। ओके, तो भाई H2 बॉन्ड में है, उसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड को तोड़ूंगा तो मुझे H और H मिल जाएगा। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी हीट मैं दे रहा हूं, जितनी हीट मैं दे रहा हूं वो हीट ही है क्या? क्योंकि ये एटॉम बना ना, ये मॉलिक्यूल था, और अब कौन बन गया? एटॉम बन गया। हाइड्रोजन का क्या बन गया? एटॉम बन गया। ये तो मॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा है? सो ये मॉलिक्यूल, ये एटॉम बन गया, तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी। यही हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। यही हीट को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। वही है, यस। ओके, तो सिर्फ डिफरेंट नेम्स करके गिवन है। अब देखो यहाँ पर इसी को, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को दूसरे टर्म्स में भी बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। भाई तो बॉन्ड एंथैल्पी भी वही है। बॉन्ड तोड़ने के लिए तुम एंथैल्पी हीट दोगे तो बॉन्ड एंथैल्पी सेम ही है। ओके, लेकिन देखो डिफरेंस भी है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। एटोमाइजेशन, तो दिस इज एटोमाइजेशन। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी में ऐसा भी होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब जो बॉन्ड है उसको डिसोसिएट कर दिया। डिसोसिएट कर दिया मतलब तोड़ देना। तो यहां पर भी बॉन्ड तोड़ रहे हैं, वहां पर भी बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो कब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोले और कब हम एटोमाइजेशन एंथैल्पी बोले? दोनों के बीच में डिफरेंस तो होना चाहिए। डिफरेंस बहुत ही थोड़ा सा है कि भाई अगर यहाँ पर बाई मॉलिक्यूल है, मतलब से H2, Cl2, N2, उनको तोड़ने से फिर तुम एटॉम में आ जा रहे हो, सो दैट इज एटोमाइजेशन। लेकिन सपोज तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है और से मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल देखो हमारे मॉलिक्यूल तो है, ओके, से H2O है, H2O है, तो फिर क्या है भाई? H2 है और O है, उसके बीच में भी बॉन्ड है। तो इनको तोड़ने के लिए जो हीट दे रहे हो दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये भी हीट है, ये भी हीट है, लेकिन ये बाई मॉलिक्यूल है तो उसमें से एटॉम बन रहा है, इसमें से एटॉम बन रहा है। क्या? ऑक्सीजन एटॉम बन रहा है, हाइड्रोजन एटॉम नहीं है, हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल है। समझ में आया? सो इसको थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है? ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि ये है मॉलिक्यूल गिवन है, और यहाँ पर क्या है? बाई मॉलिक्यूल गिवन है। मतलब कि ये कंपाउंड है। सपोज H2 को क्या बोलेंगे हम? कंपाउंड बोलेंगे, और H2 को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल, सिंपली मॉलिक्यूल बोलेंगे, उसको कंपाउंड नहीं बोल सकते, दूसरा कोई एलिमेंट है ही नहीं उसमें। ओके, समझ में आया? सो दैट इज द डिफरेंस। और एक तीसरा है मीन बॉन्ड एंथैल्पी। भाई मीन बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या? मीन बॉन्ड एंथैल्पी मतलब कि उसमें भी दो है। देखो मीन बॉन्ड एंथैल्पी में से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे अभी हमने देखे H2Cl2N2, देखो H2Cl2O2। ओके, तो जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है, जो हीट रिलीज हो रही है, दैट इज बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? एटोमाइजेशन बोलेंगे सब में, क्योंकि एटॉम्स ही बन रहे हैं। ओके, 2Cl2O 2H ऐसे एटॉम, तो एटोमाइजेशन बोलेंगे। देन मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? तो देखो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, जैसे कि भाई मेरे पास मीथेन है, ऐसे CH मीथेन मतलब CH4। ओके, तो अब मैं तोड़ रहा हूं, जैसे ही हीट दी, ऐसा समझो दो होती है, हाँ, कौन कौन सी? CH4 में से C+H4, ये मीथेन की डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। किसकी? यहाँ पे जितनी भी हीट तुम्हें देनी पड़ेगी। ओके, सो दैट विल व्हाट? दैट इज ऑफ मीथेन। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तुम एक स्टेप में मीथेन को तोड़ दिया, कार्बन अलग हाइड्रोजन अलग, वैसे हो गया। डन? कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग हो गया। समझ में आ रहा है? H4 लिखा है, वैसे H4 नहीं लिखते। ओके, तो ट्वाइस H2 लिख दो, या फिर 4 लिख लो ना, वहां लिख सकते हैं 4
4H 4H, यस, हाँ डन। तो मुझे मिल गया, तो ये मीथेन की है, ओके। डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी है? मीथेन की है। लेकिन अगर मैं मीथेन के अंदर के कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की बात कर रहा हूं, तो वहां पर आ जाएगा क्या? मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मीन क्यों मीन? क्योंकि सबसे पहले ऐसा समझो कि ये है सपोज 1600, कितना? 1600। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, अब इसको तोड़ रहा हूं, ओके। सो कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 और एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया, बॉन्ड टूट गया। तो इसको लिए मैंने दी सपोज से 300 किलो जूल, फिर इसको वापस तोड़ रहा हूँ, ओके। तो क्या बन गया? अब 2 ही हाइड्रोजन बचे हैं, 2 रिलीज हो गए, एक रिलीज और एक इसमें से एक और रिलीज हो गया, ये तो गया, इसमें से और एक रिलीज हो गया, 3 में से कितने बच गए? 2। तो इसके लिए और से डेल्टा एच यहाँ पर आ जाएगा से 310 कुछ भी, ओके। देन यहाँ से वापस, तो यहाँ पे अभी एक ही बच गया, यहाँ पर भी कुछ दे रहा हूँ से 290, डन। कुछ भी, हाँ कुछ भी, कम ज्यादा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। देन वापस यहाँ पर तुम आ गए एक, वो जो एक था वो भी, अब यहाँ पर तुम्हारा कितना हुआ? टोटल मेरा कितना होना चाहिए से 1600। तो सपोज यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 310 है, यहाँ पे 290 है, तो ये भी 300 हो गया, तो टोटल 900 हो गया। तो मेरे पास अभी 700 है, तो सपोज मैं यहाँ 700 दे दिया, तो टोटल ये इसकी समेशन करोगे अगेन तो कितना आएगा? 1600। इसका कितना आया? 1600। अब अगर कोई पूछे कि भाई C और H के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एंथैल्पी चाहिए, तो कौन सा बोलूं? ये बोलूं, ये बोलूं, ये बोलूं, ये बोलूं, कौन सा बोलूं? तो इसके लिए हमें उसका मीन निकालना पड़ेगा, ओके। तो ये सब सम, तो सम मतलब सम तो पता ही है 1600 आ रहा है, तो 1600/4 करना पड़ेगा, 4 बार तुम तोड़ रहे हो, तो 1600/4 दैट इज 400। तो ऐसे मीन निकाला ना हमने, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीन बॉन्ड एंथैल्पी, दैट्स इट। इतना बड़ा है बट कहने का मीनिंग इतना ही है, अंडरस्टूड। अब पूरा ये जो हमने बनाया, तो उसमें सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि पूरे चैप्टर में जब ये हम एंथैल्पीज फाइंड कर रहे हैं, ओके, तो पूरे चैप्टर में हम एंथैल्पी कैसे फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अब जब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, सिर्फ यहीं पर हमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेना है, ओके। क्यों? क्योंकि हम एंथैल्पी हीट दे रहे हैं, सारे केस में हमें एंथैल्पी हीट मिल रही थी, जैसे कंबशन किया तो हीट मिल रही थी, यहां पर देनी पड़ रही है, तो ज्यादा फिर कहां होगी? रिएक्टेंट में। सो से समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये याद रख लेना। देखो स्टार पता नहीं क्यों किया है, स्टार, नोट दैट सिंबल यूज्ड फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड मीन बॉन्ड एंथैल्पी इज सेम, मतलब कि दोनों के लिए सेम ही है, वही चीज बोली गई है, ओके। देखो यहाँ पे, इफ वी यूज एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन which is the enthalpy change when 1 mole of particular type of bond is formed from gaseous atom, then it is product minus reactant। मतलब अभी जो हम कंबशन कर रहे थे, हाँ हाँ हाँ,
એમને ખ્યાલ આવું એમને સમજ પડે. હા, એ તો છે. સારું કઈ નહીં એમને આજથી તો બેસાડો એટલે કદાચ તમે કીધું કે એ રીતે પેલું નવું ચેપ્ટર તો બધું પરમ દિવસથી ચાલુ થશે પણ આ તો પેલું કેવું જોવું જતું કરીને એવું બી બેસે તો એમનો નવમાનો ટાઈમ 5 વાગ્યાનો હોય 5 વાગ્યાનો ટાઈમ છે અને આઠમાનો પાછો હા 5 વાગે પછી સાથે તો નહીં ભણાવે એવું ના 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 એ નહીં અમે અલગ અલગ વિષય ભણાવીશું એવું ભણાવે ફીસ તો બધા જ આપતા હોય અને એવું થાય તો પછી આનું બગડે એનું બગડે ના એવું આપણે સિસ્ટમ નહીં હમણાં જો ને આ એકલો છોકરો જ હમણાં ભણે એ હમણાં એકલો જ છે નવમાં એ બાજુ હું 11 સાયન્સ ભણાવતો બે છોકરા બધાની બેચ અલગ અલગ જ છે એટલે કોઈ સાથે તો નહીં ધોરણ પ્રમાણે જ આઠમાં હમણાં બે છે પણ એ બે ઇંગ્લિશ ગુજરાતી એટલે એને અલગથી ભણાવવામાં આવશે એવું નહીં કે કોઈ સાથે એ સાથે સાથે ભણાવી એવું નહીં અલગથી એનો સબ્જેક્ટ અને એને ટાઈમ અલગથી જ આપવામાં આવશે બધાને કોઈ પણ હોય નવમું ધોરણ આઠમું ધોરણ દસમું અગિયારમું હમણાં સપોઝ 11 સાયન્સ બે ચાલુ છે તો હવે એમાં ખરાબ પાછળ ટાઈમ છે પટવાયા છે એટલે એમાં બીજો 10માં આવશે પછી બધાની બેચનો ટાઈમ અલગ અલગ હોય એટલે એ તો તમે ચિંતા નહીં કરો એ તો છોકરો ખ્યાલ આવશે તમે કહેશે ના અમે જ લઈશું પણ અમે અલગ અલગ ફેકલ્ટીઝ તો છે એટલે અમે અમુક ટાઈમે કદાચ ચેન્જ લઈ લઈએ સબ્જેક્ટ 3 ફેકલ્ટી અમે ભણાવીએ હા અને 4 સબ્જેક્ટ એમના મેઇન ગણિત વિજ્ઞાન અંગ્રેજી અને સમાજ હા ફોન તો મેમનો બી નંબર આપીશું ને એટલે મારે તો કેવું પેલું વિડીયો ને એવું ચાલતું હોય ને ક્લાસમાં એટલે મારો ફોન તો બંધ પણ મેમનો ચાલુ રહેશે મેમનો ફોન એટલે એક ફોન તો મેં નંબર આપી દઈશ એટલે એક નંબર તો ચાલુ રહેશે એમનું રેગ્યુલર ઓલમોસ્ટ કેટલું 1.5 કલાક જેવું તો થશે 6:30 જેવું તો થશે એટલે એટલું તો રહેશે પછી લેટ થાય તો ફોન કરો તો ફોન કરો આઠમાં પછી કેવી નજર હા એનું પતી ગયું છે એમ બી 5 વાગ્યાનું હતું ને એટલે ટાઈમ તો થઈ ગયો કઈ નહીં થોડું રિવિઝન કે ખાલી એમ પૂછ કે એમનું કેટલું છે અને કેટલું ચાલ્યું એમનું સ્કૂલમાં પહેલાં જ્યાં ટ્યુશન જતા હોય ત્યાં કેટલું ચાલ્યું એવું પૂછી લે એટલે એમ બી ખ્યાલ આવે કે કેટલું કરવાનું છે અને કેવી છે પછી કાલથી ટાઈમ પર આવી જજો હા 5 વાગે એટલે પેલું કેવું તમારું બગડે નહીં બરાબર પછી તમે જ્યારે જાઓ ને ત્યારે અમારો આપણા કંપનીનો નંબર આપી દેજે ને બી નંબર ફોન નંબર લઈ લો આપણે કાલે ટ્યુશનમાં હોલિડે છે બરાબર એટલે પરમ દિવસથી તમારું ભણવાનું ચાલુ બરાબર છે એટલે મેં મમ્મીને પરમ દિવસથી જ કીધું મમ્મી બરાબર ખાલી એમ આવીને જોઈ લે વાત કરી તો સારું ભણવાનું બરાબર છે શું છે તારું નામ રોનક મિત બંને નજીક ઘર નજીક નજીક જ છે
हाँ हाँ, छुट्टी है। सर हाँ। बोला नहीं बोल रहे आज आप लोग का पता है? क्या? आपने बोला नहीं बोल रहे अरे आज तो आप- अभी बोलता ना, मैं ऐसे थोड़ी जाने देता। ओके, हाँ तो ये समझ में आ गया। ओके, वो माइनस का उसी लिए बताया गया है। डन। हाँ। क्या कि हर बार हम कैसे कर रहे हैं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन डिसोसिएशन एंड मीन के लिए हमारा फॉर्मूला चेंज हुआ है, इसलिए उन्होंने स्टार करके भी दिया हुआ है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड मीन बॉन्ड एंथैल्पी के लिए हमारा फॉर्मूला होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? Understood. समझ में आया? हाँ। ओके, तो इतना हम रखते हैं, लेकिन अच्छे से समझ में आ गया आ ना? गया। अब बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं बाकी है, और ऐसा ही है, देखो कंटेंट बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है बट है नहीं। जैसे कि अभी हमने ये 2-3 चीजें पढ़ी, वो सिर्फ कहने की ही है कि भाई कंबशन हो रहा है और एंथैल्पी चेंज, सो भाई एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एटॉम बन रहा है, एटोमाइजेशन, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ओके, बॉन्ड को डिसोसिएट कर रहे हैं, दैट एंथैल्पी चेंज, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लाइक दैट। ओके, तो जहां तक हो रहा है उतना चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट करा करो तुम कर साथ में ही। ओके, अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा पाइल अप होने लगेगा। और ओके, हाँ।